कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो परीक्षा हॉल में बैठा है। हाँ, वो 3 घंटे बहुत ही तनावपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, मतलब उसकी पूरी जिंदगी की दिशा अगले 3 घंटों पर निर्भर करती है। वो बेचारा सालों तक पसीना बहाता है, खुद को एक छोटे से कमरे में बंद रखता है, और फिर जब वो उस हॉल से बाहर निकलता है ना, तो एक गहरी सांस लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ पार कर लिया हो। एकदम सही बात है। और फिर वो अपना फोन ऑन करता है और अचानक उसे पता चलता है कि कि पेपर लीक हो चुका है। हाँ, जिस प्रश्न पत्र के लिए उसने अपनी पूरी किशोरावस्था कुर्बान कर दी, वो तो एक रात पहले ही टेलीग्राम के एक अनजान ग्रुप पर महज 50 रुपए में बिक रहा था। ये किसी भी छात्र के लिए एक भयानक सदमा है। बिल्कुल। तो आज 15 मई 2026 है और पूरे देश में इन दिनों लाखों छात्रों का वो जो डॉक्टर बनने का सपना है ना, वो एक भयानक बुरे सपने में बदल गया है। सही कहा। इस विवाद का शोर इतना ज्यादा है कि असल सच्चाई क्या है ये समझना हर गुजरते दिन के साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक अलग ही युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। और जमीनी हकीकत पर इसका असर बहुत ही गहरा पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स, वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पीडीएफ घूम रहे हैं ना, उन पर आधारित है। हाँ, क्योंकि अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। एकदम सही। इसलिए हम यहाँ किसी भी व्यक्ति, संस्था या अथॉरिटी पर कोई दोष नहीं मढ़ रहे हैं, ना ही हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम आज जज बनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उन स्रोतों और दावों का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे तूफान को जन्म दिया है। और ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, जब भावनाएं इतनी भड़की हुई हो ना, तो तथ्यों और अफवाहों के बीच की जो लकीर होती है वो बहुत धुंधली हो जाती है। हाँ, सच और झूठ एक जैसा लगने लगता है। हमारा मकसद बस उस धुंध को थोड़ा कम करना है। ये समझना है कि ऑनलाइन दुनिया के मकड़ जाल ने जमीनी हकीकत को इतना कैसे प्रभावित कर दिया कि लाखों छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। तो शुरुआत करते हैं उस रहस्यमयी हलचल से जो परीक्षा की तारीख से ठीक कुछ दिन पहले शुरू हुई। इंटरनेट के डार्क कोनों में, खासकर वो जो टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैट्स होते हैं ना, वहां अचानक से कुछ मैसेज तैरने लगे। हाँ, दावों की तो जैसे बाढ़ आ गई थी कि उनके पास असली नीट पेपर है। बिल्कुल। कुछ लोग पीडीएफ बेच रहे थे, कुछ सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। अब स्रोतों को देखकर लगता है कि शुरू में ज्यादातर लोगों ने और शायद अथॉरिटीज ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब इतने बड़े स्तर पर दावों की बाढ़ आ रही थी तो प्रशासन ने इसे तुरंत गंभीरता से क्यों नहीं लिया? मतलब इग्नोर क्यों कर दिया? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा हर साल होता है। अच्छा, हर साल। बिल्कुल। देखिए, अगर पिछला 1 दशक खंगाला जाए तो हर बड़ी परीक्षा से पहले ऐसे साइबर गैंग्स सक्रिय हो जाते हैं। उनका काम ही यही है कि परीक्षा से पहले जो छात्रों के बीच घबराहट होती है ना, बस उसका फायदा उठाया जाए। डर का व्यापार। एकदम सही। वे पुराने पेपर्स को पीडीएफ में एडिट करते हैं, कुछ रैंडम संभावित सवाल डालते हैं और उसे लीक पेपर बताकर बेचते हैं। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन लोगों को ट्रैक करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि वे फेक सिम कार्ड्स और शायद डमी अकाउंट्स यूज करते होंगे। हाँ, क्रिप्टो या डमी यूपीआई अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अथॉरिटीज के लिए ये एक वो भेड़िया आया वाली स्थिति बन चुकी थी। अच्छा, वो बचपन वाली कहानी। हर साल कोई ना कोई चिल्लाता है कि पेपर लीक हुआ है और हर साल वो दावा फर्जी निकलता है। मतलब इंटरनेट पर हर साल इतने फर्जी दावे होते हैं कि जब इस बार लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया है तो सबको लगा कि ये तो वही पुराना स्कैम है। बिल्कुल, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग था जिसने इस हर साल होने वाली अफवाह को एक राष्ट्रीय स्तर के विस्फोट में बदल दिया? देखिए, विस्फोट परीक्षा से पहले नहीं बल्कि परीक्षा खत्म होने के बाद हुआ। मतलब जब बच्चे बाहर आए। हाँ, जैसे ही छात्र एग्जाम हॉल से बाहर निकले और उन्होंने उन वायरल पीडीएफ्स को देखा तो कहानी ही पलट गई। इंटरनेट पर जो सवाल घूम रहे थे वे वास्तविक परीक्षा के सवालों से काफी हद तक मेल खा रहे थे। अरे बाप रे। अब स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक छात्र जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे तनावपूर्ण पेपर दिया है, बाहर आते ही देखता है कि वही सवाल कल रात से मुफ्त में या चंद रुपयों में बंट रहे थे। लेकिन रुकिए, क्या ये महज एक संयोग नहीं हो सकता? मतलब हमारे देश में हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो दिन रात गेस्ट पेपर बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी
बड़े कोचिंग का गेस्ट पेपर असली पेपर से टकरा गया हो और लोग उसे लीक मान बैठे हो? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और शुरुआत में कई लोगों ने यही तर्क दिया भी। लेकिन क्या? अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 180 सवालों में से अगर 70 या 80 सवाल हूबहू मैच हो जाएं, मतलब एकदम सेम? हाँ, उसी भाषा में, उसी क्रम में और उन्हीं विकल्पों के साथ मैच हो जाएं, तो उसे संयोग कहना गणितीय रूप से असंभव है। हाँ, इतने सारे सवाल तो तुक्के से मैच नहीं हो सकते। बिल्कुल। गेस्ट पेपर्स में कॉन्सेप्ट मैच हो सकते हैं, लेकिन भाषा और ऑप्शन का क्रम हूबहू मैच होना शक पैदा करता है। और इसी शक ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स की एक सुनामी ला दी। हर कोई टाइम स्टैम्प्स चेक करने लगा। टाइम स्टैम्प से मुझे याद आया, हमारे पास स्रोतों में ऐसे कई स्क्रीनशॉट हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि मैसेज परीक्षा से एक दिन पहले शाम 7 बजे का है। हाँ, ऐसे बहुत से दावे हैं। लेकिन क्या इन डिजिटल सबूतों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? मेरा मतलब है, एक फेक स्क्रीनशॉट को गलत साबित करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? क्या सर्वर लॉग्स देखकर सच पता नहीं लगाया जा सकता? तकनीकी रूप से ये इतना सीधा नहीं है। लोगों को लगता है कि टाइम स्टैम्प पत्थर की लकीर है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों के अनुसार किसी डिवाइस का लोकल टाइम बदलना या किसी थर्ड पार्टी मॉडेड ऐप के जरिए सर्वर को धोखा देना बहुत आसान है। मतलब आप सिस्टम को बेवकूफ बना सकते हैं? बिल्कुल। ये दिखाना बहुत आसान है कि आज की फाइल कल अपलोड हुई थी। इसके अलावा एक बार जब कोई स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है ना, तो वो हजारों बार रीशेयर होता है। हाँ, फिर तो असली सोर्स मिलना ही बंद हो जाता होगा। एकदम सही। ऐसे में ओरिजिनल सोर्स या जिसे पेशेंट जीरो कहते हैं, उसे ढूंढना फूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि तकनीक ने सच को स्थापित करने की बजाय उसे और ज्यादा उलझा दिया है। ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। खैर, डिजिटल दावों की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद जमीनी हकीकत से कैसे टकराया, क्योंकि नीट सिर्फ एक OMR शीट भरने का नाम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी पीढ़ी और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता के संघर्ष का परिणाम है। हाँ, सालों की मेहनत होती है। स्रोतों में जो रिपोर्ट्स देखी, जो वीडियोस देखे, वे इस बात की गवाही देते हैं कि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। मैंने एक वायरल वीडियो देखा था, उसमें एक छात्र जो रोते हुए एकदम टूट चुका है, वो कैमरे में देखकर कहता है, हमने इतनी मेहनत की, अगर सिस्टम फेयर ही नहीं है तो फिर फायदा क्या? वो वीडियो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये वो छात्र हैं जो कोटा, सीकर या दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में सालों तक खुद को बंद रखते हैं, अपनी पूरी किशोरावस्था का बलिदान कर देते हैं। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये पूरा सिस्टम ना एक पावर ग्रिड की तरह है। पावर ग्रिड? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का शिक्षा तंत्र एक ऐसे पावर ग्रिड की तरह है जहां लाखों घर यानी छात्र सिर्फ एक विशाल और केंद्रीकृत ट्रांसफॉर्मर से जुड़े हैं। अच्छा, सिंगल एग्जाम सिस्टम। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मर है ये सिंगल परीक्षा प्रणाली। इन घरों में कोई बैकअप जनरेटर नहीं है, कोई इन्वर्टर नहीं है। अगर वो एक ट्रांसफॉर्मर उड़ जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आता है तो पूरा शहर एक झटके में अंधेरे में डूब जाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। छात्रों के पास कोई प्लान बी होता ही नहीं है। वही तो, एक सरकारी मेडिकल सीट के लिए मध्यम वर्गीय परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है ना, वो उनके बस की बात नहीं है। सही बात है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एक पेपर के लीक होने या न होने का आक्रोश नहीं है। समाज शास्त्रीय नजरिए से ये उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक वादे के टूटने का दर्द है। मतलब वो वादा कि मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, भारत में मध्यम और निम्न आय वाले वर्गों के लिए ये एक अलिखित नियम रहा है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपनी नींद और सुख चैन त्याग देंगे, तो सिस्टम आपको सफलता का एक निष्पक्ष मौका देगा। शिक्षा ही वो इकलौती सीढ़ी है जो उन्हें ऊपर ले जा सकती है। और जब उन्हें लगता है कि कोई और व्यक्ति पैसे या रसूख के दम पर मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी छिपे हुए एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका उस सीढ़ी पर से भरोसा उठ जाता है। एकदम सही। और यही वजह है कि विवाद के बाद जो जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स का हैशटैग ट्रेंड करने लगा, वो सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, वो एक तरह की चीख थी। बिल्कुल, वो इस बात का सबूत था कि छात्र उस सीढ़ी के खोखलेपन को लेकर कितने हताश हैं, और यही हताशा छात्रों को सड़कों पर ले आई। दर्शनों से दूर रहते हैं, वो अचानक डिजिटल और जमीनी मोर्चों पर आ गए। री एग्जाम की मांग उठने लगी। लेकिन देखिए, यहाँ अधिकारियों और प्रशासन का पक्ष भी समझना जरूरी है। हाँ, उनका काम भी कोई आसान नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, उनके सामने चुनौती सिर्फ छात्रों के गुस्से को शांत करने की नहीं है,
बल्कि इस अभूतपूर्व डिजिटल चुनौती को सुलझाने की भी है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि प्रशासन एक तरफ तो पारंपरिक तरीके से जांच कर रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की अनियंत्रित गति का सामना कर रहा है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। इंटरनेट एक तरह का फॉग ऑफ वॉर पैदा कर देता है। फॉग ऑफ वॉर? हाँ, मिलिट्री में इस टर्म का इस्तेमाल तब होता है जब युद्ध के मैदान में इतनी धूल और भ्रम होता है कि पता ही नहीं चलता दुश्मन कहाँ है और अपना कौन है। यहाँ भी वही हो रहा है ना। ये यहाँ फिट बैठती है। फॉग ऑफ वॉर की वजह से एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा होती है, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? जब छात्रों और अभिभावकों का सिस्टम से एक बार भरोसा उठ जाता है तो वो हर उस खबर या स्क्रीनशॉट पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं जो उनके संदेह को सही साबित करती है। मतलब उन्हें जो सच लगता है वो उसी को सच मानते हैं। हाँ, अगर कल आकर अथॉरिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वर लॉग्स दिखा भी दें और साबित कर दे कि ये एक फेक स्क्रीनशॉट था, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। लोग सोचेंगे कि अथॉरिटीज अपना बचाव कर रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इस डिजिटल युग में सच्चाई हार गई है? मतलब अगर हम लॉजिस्टिक चेन की बात करें, पेपर छपने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की प्रक्रिया हमेशा से कितनी सुरक्षित मानी जाती थी? हाँ, पहले तो बहुत कड़े इंतजाम होते। बड़े बड़े ट्रंक, भारी ताले, पुलिस एस्कॉर्ट और बैंक के वॉल्ट्स, ये सब तो एक किले जैसी सुरक्षा है। फिर चूक कहाँ होती है? देखिए, समस्या ये है कि हम एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एनालॉग सुरक्षा के तरीकों पर निर्भर हैं। एनालॉग तरीके? हाँ, पेपर छपने से लेकर छात्र के हाथ में पहुंचने तक की जो चेन है, उसमें कई इंसानी टच पॉइंट्स होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, बैंक के स्ट्रांग रूम और फिर परीक्षा केंद्र। पहले के जमाने में अगर किसी को पेपर लीक करना होता था तो उसे फिजिकली पेपर की फोटोकॉपी करनी होती थी और उसे लोगों तक पहुंचाना होता था, जिसमें समय लगता था और पकड़े जाने का डर ज्यादा था। बिल्कुल, लेकिन आज तो सब फोन पर हो जाता है। आज ताले और पुलिस एस्कॉर्ट बेईमानी हो जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा चक्र में महज 10 सेकंड की सेंधमारी काफी है। किसी एक टच पॉइंट पर कोई एक व्यक्ति अपने 5 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन कैमरे से पेपर की एक फोटो खींचता है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले मैसेजिंग एप्स के जरिए वो फोटो कुछ ही सेकंड्स में देश के कोने कोने में पहुंच जाती है। बाप रे, मतलब पलक झपकते ही पेपर आउट। हाँ, डिजिटल स्पीड ने फिजिकल सिक्योरिटी को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है और इस पूरे हंगामे में जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, वो भी बुरी तरह फंसी नजर आ रही है। बिल्कुल, उन पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। स्रोतों से पता चलता है कि पेरेंट्स अब सिर्फ अथॉरिटी से नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर पेपर का ये नेटवर्क काम कैसे करता है। और यहीं से हमारी चर्चा का वो बिंदु उभर कर आता है जो शायद सबसे ज्यादा गंभीर है। आप किस बिंदु की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं उस बुनियादी ढांचे की बात कर रही हूँ जो इस तरह के विवादों को इतना विनाशकारी बनाता है। आखिर भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या है कि इंटरनेट की एक अफवाह मात्र पूरे देश के तंत्र को बंधक बना लेती है? हमने पहले भी चर्चा की थी कि हर परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन नीट जैसी परीक्षा में ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? इसका जवाब भारत के एग्जामिनेशन इकोसिस्टम की हकीकत में छिपा है। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में जो दबाव है ना, वो अमानवीय स्तर का है। अमानवीय? हाँ, 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं और सरकारी सीटें चंद हजार हैं। यहाँ कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। ये सिस्टम ये मानकर चलता है कि छात्र और परीक्षा की प्रक्रिया दोनों ही इंसानी खामियों से परे एक मशीन की तरह काम करेंगे। मशीन की तरह? मतलब एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है? एकदम सही। नीट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां आप 90% लाकर आराम से बैठ जाएं और सोचें कि आपका भविष्य सुरक्षित है। यहाँ एक नंबर आपका भविष्य तय करता है। हाँ, एक नंबर से रैंक हजारों पीछे चली जाती है। बिल्कुल, एक नंबर कम होने का मतलब है आपकी रैंक का हजारों पायदान नीचे खिसक जाना। OMR शीट पर एक गलत बुलबुला भरने का मतलब है पूरे 1 साल की बर्बादी। और फिर से वही किताबें, वही कमरे, वही डिप्रेशन। इसलिए जब पेपर लीक के आरोप लगते हैं तो ये केवल चीटिंग का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे सर्वाइवल और जीवन मरण का मुद्दा बन जाता है। अब मुझे समझ आ रहा है, जब सिस्टम इतना नाजुक और दबाव से भरा हो तो निष्पक्षता की कोई भी कमी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। लेकिन एक सवाल जो मुझे परेशान कर रहा है वो ये है कि अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका हमारे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर छात्रों का सिस्टम की ईमानदारी से भरोसा ही उड़ जाए,
तो उनकी मेहनत करने की प्रेरणा का क्या होगा? प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश हैं। हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर गर्व करते हैं। लेकिन अगर ये युवा आबादी ये मान ले कि उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है, तो क्या होगा? मतलब उन्हें लगने लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति चंद लाख रुपए देकर वो ही सीट खरीद सकता है। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये लगने लगे कि वो चाहे दिन में 18 घंटे पढ़ ले, लेकिन पैसे वाले सीट ले जाएंगे, तो मोटिवेशन जड़ से खत्म हो जाती है। और एक बार जब किसी छात्र की प्रेरणा टूट जाती है ना, जब वो निराश हो जाता है, तो उसे दोबारा पढ़ाई की ओर मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या ईमानदार छात्रों को सच में समान अवसर मिल रहा है? ये वो सवाल है जो आज हर डाइनिंग टेबल पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल। और जब एक पूरा समाज ये सवाल पूछने लगता है, तो ये सिर्फ एक शिक्षा विभाग की समस्या नहीं रह जाती, एक राष्ट्रीय संकट बन जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां अविश्वास डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें, तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, काफी पहलुओं पर बात हुई। एक ऐसा सफर जो परीक्षा से पहले की कुछ रहस्यमयी टेलीग्राम चैट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से शुरू हुआ। एक ऐसी हलचल जिसे शुरुआत में अधिकारियों और आम लोगों ने महज एक हर साल होने वाला स्कैम समझकर टाल दिया था, लेकिन बाद में वो हकीकत बन गया। हाँ, परीक्षा के बाद जब सवालों के स्क्रीनशॉट्स हकीकत से टकराए, तो उस आग ने लाखों छात्रों के सपनों को अपनी चपेट में ले लिया। और देखिए, ये सिर्फ एक साल की परीक्षा का विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। चेतावनी? हाँ, यह हमें बता रही है कि हमारी व्यवस्था और तकनीक के बीच की दौड़ में व्यवस्था बहुत पीछे छूट गई है। जो सुरक्षा के तरीके हमने दशकों पहले बनाए थे, वे आज की डिजिटल गति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। ऐसे में समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या भविष्य में परीक्षाओं की सुरक्षा को मिलिट्री ग्रेड तक सख्त कर देना चाहिए, या फिर कुछ और सोचना होगा? हाँ, क्या हमें सिर्फ एक दिन की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली से हटकर कोई नया तरीका खोजना चाहिए जहां दबाव इतना ज्यादा ना हो? या फिर ऑनलाइन अफवाहों और डार्क वेब के नेटवर्क को अनियंत्रित रूप से फैलने से रोकने का कोई तकनीकी या कानूनी तरीका खोजना चाहिए, ताकि वो फॉग ऑफ वॉर की स्थिति पैदा ही ना हो जो सच्चाई को धुंधला कर देती है? बिल्कुल। ये वो सवाल है जिनका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले सालों में हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी युवाओं का भविष्य तय करेंगे। इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमें इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। क्या विचार है वो? अगर हम स्रोतों की माने, तो ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, ये एक सिस्टम के कमजोर होने का लक्षण है। ये सोचने वाली बात है कि अगर महज एक पीडीएफ के वायरल होने या कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स की अफवाह मात्र से, भले ही वो बाद में किसी आधिकारिक जांच में सच साबित हो या पूरी तरह झूठ, देश के लाखों भविष्य के डॉक्टरों का मनोबल रातों रात टूट सकता है। तो आप कह रही हैं कि असली समस्या पेपर का बाहर आना नहीं है? मैं ये कह रही हूँ कि शायद हमारी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खामी सिर्फ उसकी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं है। सबसे बड़ी खामी इस बात में है कि हमने एक ऐसा इकलौता, अत्यधिक केंद्रीकृत और बेरहम सिस्टम बना दिया है जो इतना नाजुक है कि इंटरनेट की एक अफवाह, सिर्फ एक अनवेरिफाइड डिजिटल मैसेज पूरे देश के हेल्थ केयर के भविष्य को बंधक बना सकती है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा कि इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सिस्टम की असली कीमत हम आखिर क्या चुका रहे हैं, और क्या ये कीमत चुकाना वाकई वाजिब है।